हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। श्रेष्ठ प्रताप सिंह बायोलॉजी। चलिए आज हम आपको लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 पर काफ़ी चर्चा की थी। सबसे पहले लेक्चर 1 पर चलने से पहले, यानी 1 को याद रखते हुए 2 पर चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 1 की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कितनी याद है, क्या याद है भी कि नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए जैसे इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे इसमें आप बताइए, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, यानी पेरेंट। ध्यान से सुनना, कितने पेरेंट भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने पेरेंट भाग लेते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। दूसरा बताना है स्पोर। क्या है? स्पोर यानी बीजाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजाणु। किस में बनते हैं? लैंगिक में बनते हैं कि अलैंगिक में बनते हैं? बीजाणु किस में बनते हैं? लैंगिक में बनते हैं कि अलैंगिक में बनते हैं? दूसरा क्वेश्चन हमको यह बताना है कि स्पोर और यानी गैमेट और स्पोर में अंतर क्या है? गैमेट और स्पोर में अंतर क्या है, ये बताना है। तीसरा बताना है आपको जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि है ना, जीवन अवधि क्या है, ये बताना है। ठीक है, इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए आज हम लेक्चर 2 में आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो एमसीईआरटी निकाल लीजिए 12th की, चैप्टर आपका 1 रहेगा, पेज नंबर 22। देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको हेडिंग पर ही मिल जाएगी, लैंगिक जनन के बाद अलैंगिक जनन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलो बात करते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखो क्या है, देखते हैं। इस विधि में एकल जीव मतलब क्या है? जनक। इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट। ठीक है, एकल जीव जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बात ठीक वही देखो बात आ गई जो मैंने क्वेश्चन पूछा, देखो यहाँ पे एमसीईआरटी ने दे दिया कि मतलब एक जनक भाग लेगा अलैंगिक जनन में और संतान उत्पन्न कर सकता है, ये बात लिखी। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, यानी अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक की एकदम समान होती है। यानी कहने का मतलब है जो अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न हो रही है वो अपने जनक के भी समान है और अपने आपस में भी समान है ना। अपने आपस में भी मतलब जैसे 2 संतानें हुई तो दोनों तो आपस समान होगी, किंतु वो अपने जनक के समान भी होंगी। अरे भाई सीधा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसान होता है, उसने आलू को बोया और सपोज दैट वो आलू की ऐसी वैरायटी थी कि वो स्वाद में थोड़ी मीठी लगती थी। अब वो क्या कहेगा, नहीं अगली बार हम इस आलू को नहीं बोएंगे क्योंकि स्वाद में मीठा है, और उसको वो जानता है कि ये आलू जो है यहाँ पे अलैंगिक जनन करेगा, तो जब जनक ही मीठा है तो संतान अवश्य मीठी होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो, मैंने कल कहा था ये अलैंगिक जनन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये अमीबा है। तो देखो अमीबा यानी ये है जनक। क्या है? ये जनक है ना। अब इसमें देखो सबसे पहले केंद्र विभाजन हुआ। मैंने कहा था सबसे पहले अमीबा में एक कोशिकीय जीव में केंद्र विभाजन होता है, फिर इसके बाद ये कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। ये क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य विभाजन, और अंत में 2 संतति कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए केंद्र विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन और 1 से 2 संतानें बन गई। तो यहाँ पे देखिए वही बात आई कि नहीं आई, यानी 1 से 2 बनती हैं अलैंगिक जनन में। चलो ये देखो, ये इमेज आपको याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है क्योंकि ये एनसीईआरटी का इमेज है। ये देखो न्यूक्लियस दिया गया है और ये डॉटर सेल। क्या है? डॉटर सेल।
ठीक है, तो यहाँ एक जनक से 2 संतानें उत्पन्न हो गई। ये देखो, ये इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस अमीबा है ये, इसमें देखिए पसीडोपोडिया बने। पसीडोपोडिया देखिए फूड को लिया, फूड पार्टिकल बन गया, है ना, और देखो ये फूड अंदर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक जो सेल है यानी जो अमीबा है वो भोजन को कैसे लेता है, पसीडोपोडिया के माध्यम से भोजन को अंदर लेता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये जो यहाँ मीनिंग में दे रहा हूँ आपको, जो इंग्लिश टर्म दिए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो हम पूरा 100% हिंदी है लेकिन फिर भी हमको इंग्लिश रखना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी है। चलो आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं इसमें ये रहा और अंत में ये बन गया, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, भोजन लेने का जो माध्यम है वो पसीडोपोडिया के थ्रू है। 2 है पसीडोपोडिया, है ना, दोनों तरफ से कवर कर रहे हैं फूड को, ठीक है, और फिर फूड वैक्यूल बना रहे हैं। ये चीज याद रखना, ये जो मैं जो कर रहा हूँ याद रखना, फूड वैक्यूल किसके थ्रू बन रही है, पसीडोपोडिया के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू बन रही है, पसीडोपोडिया के थ्रू। चलो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखते इसमें। आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है, क्लोन शब्द की रचना की गई है ना, क्लोन शब्द की रचना की गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन के लिए, जो अलैंगिक जनन के थ्रू जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के माध्यम से उत्पन्न संतान को क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग। कल मैं बताया था क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। याद रखना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हो तो क्लोन, और लैंगिक जनन से उत्पन्न हो तो ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। आगे क्या लिखा है, अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव। याद रखना, अलैंगिक जनन में एक जनक ही भाग लेगा और संतान उत्पन्न करेगा, चाहे वो पादप हो और चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। अपेक्षाकृत साधारण जीव। अब क्वेश्चन आया सर साधारण जीव क्या है, ये साधारण जीव क्या है। देखो साधारण जीव क्या हो, जिसमें अमीबा को ले लेता हूं। अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है खुद में एक कोश की जीव है, एक कोश की। यार बड़े ध्यान सुनना, अमीबा एक कोश की है। तो अमीबा हो गया सरलतम जीव और मनुष्य हो गया जटिलतम जीव। जटिलतम जीव क्या हो गया, जटिलतम जीव। देखो कैसे जटिलतम हुआ, अरे भाई अमीबा एक कोशिका से बन रहा है लेकिन मनुष्य कई कोशिकाएं हैं, कई कोशिकाएं हैं, और जब कई कोशिकाएं मिली तो ऊतक बना। बड़ी जटिलता की नहीं बड़ी, जब कई सारे ऊतक मिले अंग बना, और कई सारे अंग मिले तब अंगतंत्र बना। अंगतंत्र, और जब कई सारे अंगतंत्र मिले तो क्या बन गया, शरीर। यानी अब जो मनुष्य है वो सारे के सारे अपने कार्यों को किसके थ्रू संपन्न करेगा, शरीर के थ्रू। यानी कहने का मतलब क्या है, उसका जनन के लिए अलग पूरा अंगों का समूह है जिससे जनन तंत्र बना। श्वसन के लिए कई अंगों का समूह है, श्वसन तंत्र। अरे भाई श्वसन में उसकी नासिका हो जाएगी, लंग्स हो जाएंगे, यानी नासिका, फेफड़े, है ना, इस तरह से मतलब काफ़ी अंग। मैं आप आगे चर्चा करूंगा जब अगले चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको 11th में, आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और अमीबा में ऐसा नहीं होगा, अमीबा में एक कोशिका है, उसी से वो जनन कर रहा, उसी से वो भोजन कर रहा, उसी से वो सारी क्रिया कर रहा है। किंतु मनुष्य हर कार्य के लिए एक अलग से समूह, अंगों का समूह बनाए हुए हैं। आगे क्या लिखा है, तो वही बात हो गई। आगे क्या लिखा, ये देखो फिगर, यहाँ पे देखिए ये है ईस्ट, यहाँ पे जनन कोशिका लिखा है, जबकि को क्या लिखना चाहिए, जनक कोशिका, लेकिन गलत नहीं है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। जनन कोशिका भी लिख सकते हैं और जनक और जनक कुछ भी हो, याद रखना, ठीक है। अब ये इसमें उभार हुआ, उभार और हुआ,
और ये इस तरह से कलिका का निर्माण हो रहा है। ये किसकी इमेज है, ये क्या है बता सकते हो? ये है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। याद रखना, गलती नहीं करना। ईस्ट जो है वो एक कोश की जीव है। ईस्ट एक कोश की जीव है, याद रखना। ईस्ट एक कोश की जीव है। चलिए ये देखो, है ना, ये देखो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखा पेरेंट सेल। मैंने कहा था जनक कोश का होना चाहिए, लेकिन जनन भी गलत नहीं है। और ये देखिए बड, कलिका की इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सामान्य कोशिका थी, उभार उभार, और देखो उभार होके कलिका का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। आगे देखो, ये देखो अब देखते क्या लिखा है। एमसीईआरटी में आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। क्या लिखा है? प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव। देखो साफ साफ लिख रही है एमसीईआरटी यहाँ पे। क्या है? प्रजीव तथा एक कोश की, यानी एक केंद्र की। क्या है? एक केंद्र की जीव। प्रोटिस्टा। क्या है यहाँ पे? प्रोटिस्टा। मोनेरा, ये इंग्लिश टर्म है, याद रखना। में जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल। अभी दिखाया था पेरेंट सेल ईस्ट को, तो वही लिखा है। जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना। किसमें? अब देखो यहाँ पे क्या एमसीक्यू निकल रहा है कि मोनेरा प्रोटिस्टा में जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री कोशिका विभाजन है, वह जनन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जनन को दर्शाता है। एक अभी मैंने आपको इमेज दिखाई, देखिए पीछे, ये देखो राइस्ट, है ना, इसको देख लीजिए। ये किस में मिलती है? तो इसमें जनन की विधि क्या है? मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कभी भी कि एक मोनेरा प्रोटिस्टा में जनन की क्रिया विधि क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। ये देखो, है ना, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये अमीबा किस में आएगा? मोनेरा में आएगा कि प्रोटिस्टा में आएगा? अमीबा आपका प्रोटिस्टा में आएगा। अभी कहोगे फिर क्या याद नहीं? आपको 11th में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मोनेरा, जब आप RS वीटेकर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इससे पढ़ने को मिलेगा। तो अभी इतना याद रखो, ये प्रोटिस्टा में आएगा। तो इसमें देखो वही घटना, एक अमीबा है, इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ, द्रव्य का विभाजन हुआ, और दो डॉटर अमीबा बनके तैयार हो गए, है ना, यानी 1 से 2 बन रहे हैं। तो क्या हुआ? एक जनक से 2 संतानें बने तो क्या होगा? अलैंगिक अलैंगिक अलैंगिक। और जब 2 जनक से 1 बने तो लैंगिक। चलिए ये देखो एमसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। बहुत से एक कोश की जीव द्विखंडन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। एक द्विखंडन की इंग्लिश क्या है रखना? बाइनरी फिशन। बहुत से एक कोश की जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है, जैसे अमीबा मैं बता चुका हूं, और पैरामीशियम। पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में आएगा, गलती नहीं करना। मोनेरा में ओनली 1 आपको जीवाणु, नॉस्टॉक एनाबीना, है ना। इस तरह से जो भी होगा मैं आपको आगे वहां पे बताऊंगा, ये आते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो आ गया पैरामीशियम। अभी अमीबा देख के आया हूं, पैरामीशियम। ये इमेज बना लेना। इसमें देखो ये सीलिया, सीलिया क्या है? ये सीलिया। ये क्या है? पेलिकल। याद रखना, पेलिकल प्रोटीन की बनी एक लेयर होती है। पेलिकल याद रखना, पढ़ने को मिलेगा आपको, समझ। पेलिकल। ये देखिए ओरल ग्रुप, ठीक है, ओरल ग्रुप, ठीक है। ओरल ग्रुप देखिए आप यहाँ पे, ये क्या है? इस तरह से कुछ चीजें याद रखना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैक्रोन्यूक्लियस और यो मैक्रोन्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, ये चीजें आपको याद रखनी है।
साइटोप्लाज्म, बाकी से क्या भरा हुआ है सर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, ये आपको जब आप 11th में कोशिका पढ़ोगे, सेल बायोलॉजी, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये देखो, ठीक है, ये इमेज बना लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखो, अब देखो पैरामीशियम में, अभी अमीबा में देखा था, पैरामीशियम देखिए, एक ये जनक है, केंद्र विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन होते हुए देखो ये 2 जीव बनकर तैयार हो गए, यानी 1 से 2 बन रहे हैं। तो क्या हुआ, अलैंगिक जनन। क्या हुआ, अलैंगिक जनन। और इनका क्रम याद रखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, देखो अभी कहोगे फिर यहाँ पर तो प्रोटोजोआ लिखा है, आप कह रहे हो प्रोटिस्टा में आता है। हाँ, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का ही वर्ग है, याद रखना, गलती कर जाओ, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का ही वर्ग है, मोनेरा का नहीं है, है ना। चलो देखते हैं क्या है। ये देखो, ये इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी है, ये देखो पसीडोपोड, है ना। ये देखो इसका फूड है ना, फूड वैक्यूल है। जब फूड अंदर आ जाएगा तो इसको जब कवर करें तो फूड वैक्यूल में आएगा। साइटोप्लाज्म है, पसीडोपोड पे गमन भी करता है, भोजन भी पकड़ता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ये इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। तो इस तरह से ये भी प्रोटिस्टा में ही आएगा। चलो आप देखते हैं एम्फियोटिम क्या लिखा है। एम्फियोटिम लिखा गया है, देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है इसमें, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल बात ठीक, जैसे अमीबा में देख रहे थे, एक अमीबा था, ये अमीबा था, जैसे केंद्रक था, मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको, जैसे ये अमीबा था, ये केंद्रक था, विभाजन होता था, 2 केंद्रक बनते थे और 2 समान आकार के अमीबा बन के तैयार हो रहे थे। लेकिन जो ईस्ट था, ईस्ट में क्या था, हमने देखा था, ये ईस्ट था, इसमें उभारो छोटी कलिका बनती थी, फिर ये कलिका और थोड़ी बड़ी होती थी, और अंत में ये कलिका बन के अलग हो जाती थी। मतलब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे समान नहीं है, एक देखो बड़ा है और एक छोटा है, जबकि उसमें कैसा था, दोनों समान आकृति के थे। ठीक है, तो वही लिखा है कि ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है, छोटी कलिका उत्पन्न होती है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी होती है प्रारंभ में, और बाद में अलग होकर नए इष्टजीव में परिपक्व हो जाती है, नए इष्टजीव में परिपक्व हो जाती है। आगे देखो क्या लिखा है ना, ये याद रखना। ये देखो आ गया, तो यहाँ पर देखिए जो बन रहे हैं, ये जनक है, इसमें कलिका बनी, विकास हुआ, कलिका छोटी और जनक बड़ा है, तो क्या समान हुए, नहीं, समान नहीं हुए। आगे देखो, ये अरे कहोगे ये क्या आ गया, हाँ ये याद रखना, क्या होता है कि ये ईस्ट है, याद रखना, ईस्ट में पढ़ रहा हूँ, क्या कोश की होता है, ईस्ट एक कोश की होता है, ये लिख लेना, ईस्ट एक कोश की होता है। इसमें देखिए ये बड बन रही है, कलिका बन रही है, न्यू बड बन रही है, और इसके ऊपर लगातार ऐसे बड्स बनती चली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ईस्ट कहाँ ग्रो करता है, ईस्ट सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ करता है, शर्करा पर, इम्पॉर्टेंट, शर्करा के घोल में, किसमें, शर्करा के घोल में। इसीलिए जब आप ईस्ट जब काफ़ी तीव्र वृद्धि करेगा तो इस तरह से वो कलिकाएं बनाता, जब शर्करा के घोल में जाएगा तो इस तरह से वो कलिकाएं, कई सारी कलिकाएं एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनती चली जाएगी। चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो चैन ऑफ बर्ड, क्या बोलते हैं इसको, चैन ऑफ बर्ड्स। तो क्वेश्चन पूछ सकता है चैन ऑफ बर्ड्स का गुण किस में होता है, ईस्ट में होता है। ये कब ज़्यादा ग्रो करता है, किस माध्यम में, शर्करा घोल में। ठीक है, शर्करा के माध्यम में।
ये देखो इस तरह से भी बर्फ बना सकता है ना। ये देखो जो इन्हें चैन में ही बनाए ऐसे भी बर्फ बना सकता है ये, यानी बराबर कलिकाएं बनेगी। और देखो छोटी है, जनक से छोटी है। और केंद्र विभाजन इसमें भी हो रहा है, याद रखना। ये देखो केंद्र बट रहा है ना। केंद्र विभाजन होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अच्छा बताओ, एक से यहाँ पे शेष संतानें बन रही है, एक से जनक एक ही है, तो कैसा जनन हुआ? अलैंगिक जनन। कैसा जनन हुआ? अलैंगिक जनन। कैसा जनन हुआ? अलैंगिक जनन हुआ। चलो अलैंगिक जनन हुआ, आगे देखते हैं। ये देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी, विषम परिस्थितियों में जब अमीबा को लगता है कि हमारे अनुकूल मौसम नहीं है, हमको खतरा है, या उसको और कोई मतलब अपने आप को लगता है कि मैं मरी, अपने आप को सुरक्षित महसूस जब नहीं करता है, तब क्या करता है अमीबा? अपने पादाब, अब पादाब क्या बोलते हैं? पसीडोपोडिया। मैंने कहा था जब इमेज दिखाई थी, जब फिगर दिखाया था कि पसीडोपोडिया काम आने वाला है, तो बोल दिया एनसीईआरटी ने पादाब पसीडोपोडिया संकुचित कर लेता है, मतलब बड़े पास लाके संकुचित करेगा, तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण और अपने आसपास एक कठोर आवरण बना लेगा, जिसे हम शिस्ट कहते हैं, हिंदी में पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिस्ट कहते हैं। और इस परिघटना को, ये जो परिघटना है, इस परिघटना को पुटी भवन या इंसेस्टेशन कहिए या पुटी भवन कहिए। पुटी भवन हिंदी है और इंसेस्टेशन इंग्लिश है। चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ है। ये रहा अनुकूल। अब जैसे उसे परिस्थिति अनुकूल मिलेगी, किसको? अमीबा को। अनुकूल परिस्थिति में पुनरागमन पर, जब जैसे परिस्थिति उसके अनुकूल आएगी, लगेगा कि हाँ अब संकट जो था वो टल गया है, तब पुटीकृत अमीबा बहुखंडन, क्या है? बहुखंडन, याद रखना, मल्टीपल फिशन बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनट अमीबा, ठीक है, तथा बीजाणु अमीबा, है ना, क्या बोलेंगे? बीजाणु अमीबा, यानी पसीडोपोडियो स्पोर। देखो आ गई बात, स्पोर। ये देखो कहा था स्पोर बनते हैं। तुम्हें जो शब्द बता रहा हूँ याद रखो। ये देखो ये रहा, क्या है? स्पोर बनते हैं, यानी बीजाणु बनते हैं। तो अमीबा स्पोर कब बनाता है? जब उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, और जैसे उसके अनुकूल परिस्थिति आती है वो स्पोर रिलीज कर देता है। क्या लिखा है? पुटी की भित्ति के फट जाने से, जैसी परिस्थिति अनुकूल आई, पुटी की जो भित्ति थी वो फट जाएगी, से बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित, यानी बिखर जाएंगे, हो जाते हैं। इसके अनेक अमीबा विकसित हैं। जितने बीजाणु होंगे उतने अमीबा होंगे। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन इंपॉर्टेंट स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। तो याद रखना, बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन कहते हैं। तो स्पोरुलेशन घटना किसमें है? अमीबा में। और कब है? जब उसकी अनुकूल परिस्थिति ना हो, ठीक है, तब बनाता है ये देखो आ गया इमेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये अमीबा है ना, पेरेंट अमीबा, ठीक है। इसने देखो, इसको लगा कि हमारी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसने अपने चारों तरफ शिस्ट बना लिया, और इसके बाद देखो इसके अंदर लगातार विभाजन होता गया, और अंत में ये शिस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय को नष्ट बोलते हैं। और देखिए बहुत से ये बाहर इसने रिलीज कर दिए, है ना, स्पोर बाहर आ गए। अब ये हर एक स्पोर एक अमीबा बना सकता है। तो इसमें कितने स्पोर हैं? जितने स्पोर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 12 अमीबा बना के तैयार कर, मतलब 12 13 14 जितने होंगे उतने अमीबा बनकर तैयार हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, एक से बहुत से बन रहे, तो इसलिए बहुविभाजन कहा गया। क्या कहा गया इसको? बहुविभाजन कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या इसमें। ये देखो अब फंजाई की बात करते हैं। फंजाई पढ़ा था हमने ना। देखो क्या है फंजाई में। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल। अब शैवाल किस में आएंगे? प्लांट किंगडम में आएंगे, ठीक है। शैवाल विशेष अलैंगिक जैनी संरचनाओं द्वारा
जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु यानी जू स्पोर, यानी वे स्पोर जो गमन करते हैं, वो स्पोर जो चल सकते हैं, वे बीजाणु जो चल सकते हैं वो क्या होंगे, जू स्पोर होंगे। क्या होंगे, जू स्पोर, है ना। तो स्पोर शब्द किस में आएगा, अलैंगिक जनन में, और गैमीट शब्द किस में आएगा, लैंगिक जनन में। जो है ना, ये देखो क्या है यहाँ पर, ये स्पोर है ना। ये देखो अब क्या है इसमें, है ना, ये देखो साफ साफ लिखा स्पोर, तो क्या है, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। और जू क्यों लिखा, क्योंकि ये स्पोर चल सकते हैं। ठीक है, लिख रखा है सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। ये देखो आ गया, क्या है यहाँ पे, देखिए बड़े ध्यान से। अन्य साधारण अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनेडिया पेनिसिलियम, कोनेडिया में कोनेडिया प्रकार का जो जनन है वो पेनिसिलियम में होगा। हाइड्रा में कलिका की तरह जनन होगा, और स्पंज में जैम्यूल की तरह होगा। अब ये जैम्यूल क्या है, स्पंज क्या है, ये सब आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पर और जो फिगर दिया गया है 1.3, इसको आप देखिए। ठीक है, यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो आपको दिख रहा होगा, है ना। जू स्पोर आपको मैं बोल दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो आपको जू स्पोर दिख रहे हैं वो फिगर 1.3 में जो आ नंबर फिगर है ना, ऊपर आपको जू स्पोर दिख रहे होंगे कुछ इस प्रकार ये जू स्पोर है। ठीक है, अब जो उसी में जो फिगर सा नंबर है ना, उसमें आपको कलिकावस्था दिख रही होगी हाइड्रा की। ठीक है, और इसके बाद जो आपका स्पंज है ना, जैम्यूल स्पंज, वो आप दा नंबर में देख सकते हो, दा क्रमांक मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा, फिगर में आपको उपलब्ध करा दूंगा, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं आप। ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। पादपों में आपने सुना होगा कि जो हमारे किसान वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो आलू हुआ, गन्ना हुआ, इस तरह के वो क्या करें, अलैंगिक जनन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है ना, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, धन्यवाद, शेष आपको अगली वीडियो